हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने पढ़ा था धन संबंधी परिभाषाओं के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे धन संबंधी परिभाषा की आलोचनाओं के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसमें ऐसे मनुष्य होते हैं जो सिर्फ अपने हित में ही सोचते हैं। तो अब इंग्लैंड के पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों ने अधिक धन कमाने के लालच में श्रमिक स्त्रियों एवं बच्चों का शोषण करना आरंभ कर दिया। इससे देश का धन का उत्पादन तो बढ़ा, किंतु इससे श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप कई विद्वानों ने अर्थशास्त्र की आलोचना की। क्या आलोचना की वो देखेंगे। पहला है धन पर आवश्यकता से अधिक बल। अर्थशास्त्रियों ने बोला है कि इन्होंने जैसे एडम स्मिथ हैं, तो कई अर्थशास्त्रियों ने बोला है कि एडम स्मिथ ने धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है ना। तो मतलब मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का साधन मात्र है धन। साध्य तो मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि है ना। दूसरा है धन का संकुचित अर्थ में प्रयोग। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने धन का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं से लगाया था, जबकि अभौतिक सेवाएं, डॉक्टर, शिक्षक, वकील, नर्स आदि की सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया। लेकिन इन अभौतिक सेवाओं के द्वारा भी धन कमाकर आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सकती है। तीसरा है आर्थिक मनुष्य की कल्पना। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषा में एक ऐसे मनुष्य की कल्पना की है जो हमेशा स्वार्थ एवं धन कमाने की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है और उस पर दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, राष्ट्रभक्ति इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा तो व्यवहारिक जगत में देखना पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है। चौथा है अर्थशास्त्र का संकुचित क्षेत्र। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने धन के अंतर्गत केवल भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया है। उन्होंने अभौतिक सेवाएं जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक की सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया है। इस प्रकार इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर दिया है ना। तो इसी कारण 19वीं शताब्दी में इसका अंत कर दिया। अब जब 19वीं शताब्दी के अंत में धन संबंधी परिभाषाओं का त्याग कर दिया, तब उसके बाद मतलब 19वीं शताब्दी के अंत में अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका हिंदी में अर्थ है अर्थशास्त्र के सिद्धांत, में अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान बताया। उन्होंने धन को मात्र साधन माना, जबकि मानव कल्याण को मुख्य उद्देश्य। कई अर्थशास्त्रियों ने भी परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले परिभाषा दी मार्शल ने। अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। दूसरे थे प्रोफेसर कैनन। उन्होंने कहा है राज्य अर्थव्यवस्था का उद्देश्य उन सामाजिक कारकों की व्यवस्था करना है जिस पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर है। तीसरा है प्रोफेसर चैपमैन। चैपमैन ने कहा है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य के धन कमाने तथा धन को व्यय करने से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब प्रोफेसर मार्शल ने क्या परिभाषा दी, उसकी व्याख्या इसमें दी गई है। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा का अध्ययन करने का यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्थशास्त्र धन या संपत्ति का शास्त्र नहीं है, बल्कि यह तो केवल मानव कल्याण का ही शास्त्र है। तो यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह मानव जीवन के केवल आर्थिक पहलुओं को ही अध्ययन करता है। दूसरा, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में जो जीवन के साधारण व्यवसाय की चर्चा की गई है, उसका अर्थ है साधारण जीवन की व्यापार संबंधी क्रियाएं। और व्यापार संबंधी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका संबंध धन के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्व के साथ होता है।
तीसरा है प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा के अंतिम वाक्य, अर्थशास्त्र में मानव का स्थान धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये उनकी अंतिम वाक्य है। से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र मानव तथा धन दोनों का ही अध्ययन करता है, लेकिन मानव को प्राथमिकता दी गई है। चौथा है प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा से स्पष्ट है, अर्थशास्त्र का संबंध सुख के साधनों की प्राप्ति और उपभोग से है, अर्थात अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव कल्याण में वृद्धि करना है। पांचवा है प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा से स्पष्ट है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मानव जीवन के व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रयत्नों का अध्ययन करते हैं, लेकिन आवश्यक यह है कि ऐसे प्रयत्नों का संबंध सुख के साधनों की प्राप्ति तथा उपभोग से होना चाहिए। मतलब कि उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव जीवन की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया गया है। ठीक है, इसमें मानव क्रियाएं हैं। अब इनकी कोई विशेषताएं भी हैं, वो भी देख लेते हैं। मार्शल ने राज्य अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र नाम दिया। किसने दिया सर्वप्रथम? मार्शल ने। दूसरा है अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण व्यवसाय संबंधी कार्यों का अध्ययन करता है। मनुष्य के साधारण व्यवसाय से मार्शल का तात्पर्य धन के उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा धन के वितरण से है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए इन्हीं कार्यों को अपने जीवन में सामान्यतया करता है। तीसरा है मार्शल ने मनुष्य के कार्यों को आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं के रूप में, मतलब कि दो रूपों में बांट दिया है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही किया जाता है, ना कि अनार्थिक क्रियाओं का। चौथा है मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यह समाज में रहने वाले सामान्य व्यक्तियों का अध्ययन करता है। यह साधु, सन्यासी, पागल, दिवालिया, मतलब असामाजिक या असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करता है। पांचवा है अर्थशास्त्र का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि करना है, और भौतिक कल्याण की प्राप्ति केवल भौतिक वस्तुओं के उपयोग से होती है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।